Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the chapter of globalization for Class X CBSE. It discusses vividly the situation in India pre- and post-globalization. Please watch the video till the end to get an exact insight of the topic. Okay, people, we were doing globalization. तो अगर आप देखोगे प्री लिबरलाइजेशन एरिया हमारा भाई साहब क्या हुआ था, व्हाट वाज द थिंग, थ्री थिंग्स दैट वी हैड अडॉप्टेड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. तो एलपीजी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो प्री लिबरलाइजेशन एरिया में मतलब एरा में हमारा क्या होता था भाई साहब, लाइसेंसिंग राज चलता था, ठीक है. सो गवर्नमेंट वाज वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन ग्रांटिंग लाइसेंसेस फॉर बिजनेसेस. वेरियस बिजनेसेस हैव वेरियस लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स एंड गवर्नमेंट वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस, ठीक है. So in pre-liberalization era, public sector companies dominated. मतलब ज्यादा करके गवर्नमेंट का ही भाई साहब जितने भी कंपनीज थे, they were dominating the entire scenario, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल MTNL, एयरलाइंस बोले तो भाई साहब एयर इंडिया, एंटरटेनमेंट बोले तो सिर्फ एक ही चैनल, दैट इज दूरदर्शन, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी बोले तो आप सिर्फ MACB या बेस्ट से ही इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं. अभी देखो भाई साहब पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया में इतने सारे कंपनीज आ गए, जितने ज्यादा मार्केट में किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने वाले कंपनीज आते हैं उतना ज्यादा कंपटीशन लगता है और उतना ही आपका क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है और साथ ही साथ प्राइस ड्रॉप भी होता है. बोथ थिंग्स हैपन. द मोर यू सी कंपनीज गेटिंग इनटू इट, तो उतना ही ज्यादा आपका क्वालिटी में, क्योंकि हर एक चाहेगा कि बेस्ट क्वालिटी अपने कस्टमर को दे, ठीक है, और हर एक चाहेगा कि कम से कम प्राइस में दे, ठीक है. सो देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्राइस एंड देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एज वेल, बिकॉज एवरीवन विल ट्राई टू रिटेन द कस्टमर्स. कस्टमर्स के पास जितने ऑप्शंस होंगे उतना भाई साहब इधर से उधर वो घूम सकता है, ठीक है. तो कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए आपको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्वालिटी एज वेल एज प्राइस ड्रॉप दोनों भी देना पड़ेगा, ठीक है. डी रिजर्वेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओपनिंग अप, ठीक है, पब्लिक सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर अपनी ओनरशिप जो है तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोलने लगी. क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डी रिजर्वेशन. डी रिजर्वेशन मतलब अभी तक सारे पोर्टफोलियोज को गवर्नमेंट पकड़ के चल रही थी, अभी धीरे धीरे भाई साहब भाई साहब ये वाला प्राइवेट को देते हैं, ये वाला प्राइवेट को देते हैं, ये वाला प्राइवेट को देते हैं, ठीक है. सो ओपनिंग अप, पब्लिक सेक्टर ओनरशिप स्टार्टेड गेटिंग ट्रांसफर. एक साथ चलने लगा. एक तो था भाई साहब डी रिजर्वेशन का और दूसरा था भाई साहब आपका डिस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है. बोथ दीज प्रोसेसेस स्टार्टेड टू ओपन अप साइमल्टेनियसली. ठीक है, पब्लिक सेक्टर वाज ओपनिंग अप एंड इट वाज सेलिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट्स ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर आपका मैक्सिमम ओनरशिप किसको दे रहा था? प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है. इट वाज सेलिंग ऑफ, डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा भाई साहब. पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मोस्टली द लॉस मेकिंग वंस, वेर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पहले जितने भी आपके ये हाईवेज बनते थे सबका सब गवर्नमेंट बनाता था, लेकिन अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रही है, ठीक है. प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, इनका भाई साहब टेंडर निकलता है, टेंडर से भाई साहब बस इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज वेर मोस्टली द लॉस मेकिंग वंस. लॉस मेकिंग वंस क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे से हर प्रोजेक्ट में हाथ डालना पड़ता था और टैक्स का फ्लक्चुएशन होता था तथा अलग अलग चीजों में रिक्वायरमेंट होती थी, इमरजेंसीज होती थी जिसमें पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज मोस्टली द लॉस मेकिंग वंस वेर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर. तो गवर्नमेंट भाई साहब इनको देने लगी. टेलीकॉम जैसे VSNL भाई साहब, ये टोटली टाटा कम्युनिकेशंस को सेल ऑफ हो गया, ठीक है. इट वाज टोटली सोल्ड. हेवी इंडस्ट्रीज जैसे अगर आप देखोगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पार्शियली इसका भाई साहब ट्रांसफर हो गया किसको? स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज को, ठीक है. पार्शियली ये गवर्नमेंट ओन करती थी, ये गवर्नमेंट ओन करती थी, ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया. देखो टोटल ट्रांसफर हो गया किसको? टाटास को. यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर हो गया किसको? स्टेरलाइट को. सो दिस इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, ठीक है. पार्शियल या होली ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है. 26% इक्विटी स्टेक होल्ड, मतलब आपका भाई साहब 26% इक्विटी कौन होल्ड करेगा भाई साहब? सिर्फ गवर्नमेंट, और बाकी का आपका कितना हो गया? आपका 74% गोज टू स्टेरलाइट, ओके. तो प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स
हेल्प ब्रिंगिंग इन मोर कैपिटल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंटेंस कंपटीशन। ठीक है, तो ज्यादा कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों के पास कैपिटल था। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भाई साहब अपने सर्विसेज को इंप्रूव्ड वे में कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे। एंड इंटेंस कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बढ़ गया भाई साहब। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज लॉट। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसकी भाई साहब, हमने बात कर ली प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा था, हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट जो अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं, they were mostly being sold to private enterprises, and this ensured that more and more capital was being bought up, more and more advanced technology was getting used in the production process, and at the same time there was a huge competition, because of which there was a huge price drop, and the benefit of this price drop was enjoyed amongst the मतलब हम बोल सकते हैं the people of India। ठीक है, ओके, ग्लोबलाइजेशन। अभी हम आते हैं भाई साहब ग्लोबलाइजेशन के। आई एम रेनॉल्ड अरोड़ा। ठीक है, शर्ट देखिए हमारी किसकी, तो मैं जैसे आपको कल एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, आज से 50 साल पहले अगर कोई नाइकी का शू पहनता था तो भाई साहब सब लोग उसको देखते थे, भाई साहब ये कहाँ से, ये जरूर इसके बिरादरी में या इसका खानदान में या खुद यही जरूर अमेरिका गया रहेगा और वहां से ये शू लाया रहेगा। ठीक है, आज की तारीख में इट्स वेरी वेरी नॉमिनल, मतलब नॉर्मल है वैसा, कोई भी नाइकी एडिडास वगैरह के जूते पहन के घूम रहा है। ठीक है, कोई भी पहन, क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल है, किसी भी शू स्टोर में, अमेजन में आराम से अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका देखो, अगर कोई इंसान है जो शर्ट पहन रहा है भाई साहब, इटली की शर्ट पहन रहा है ये। ठीक है, ट्राउजर भाई साहब सिंगापुर का है। ठीक है, लेट्स से जूते आपके कोरिया के हैं। ठीक है, तो ये कार जो है तो जर्मनी मेड है। तो एक इंसान के पास आज की तारीख में दुनिया भर के तमाम जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके जो भी प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली एंड रेडिली अवेलेबल है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जर्मनी से गया था और वहां से कार ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इटली गया था इस शर्ट को खरीदने, या इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंगापुर से ट्राउजर्स या कोरिया गया था जूते लेने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में मार्केट्स खुल चुके हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने के लिए, सर्विस होने के लिए और बिकने के लिए। ठीक है, ओके, सो माय लिविंग रूम, अगर इनका लिविंग रूम देखा जाए भाई साहब, एलईडी टीवी है विच इज मेड इन जापान। ठीक है, सोफा है विच इज मेड इन लंदन। ठीक है, मे बी जो रग है वो अफगानिस्तान में बना है। ठीक है, और भाई साहब सिरेमिक पीस जो है चाइना में बना है। फोन जो है तो यूएसए में मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, माय किचन, ठीक है, किचन में भाई साहब रेफ्रिजरेटर साउथ कोरिया का है। ठीक है, इंडक्शन स्टोव भाई साहब जर्मनी में बना है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ओके, सो व्हाट इट मीन्स हियर दैट इन स्पाइट ऑफ स्टेइंग इन इंडिया, द मैक्सिमम things that you are using as luxuries in your life are generally not made directly, or they are not companies which are from India. ठीक है, they are basically they are companies outside India. However, they have their production units in India, and they have their sales people and marketing people all located in India itself. So it is generating employment as well as betterment of, तो आपके जितने भी products हैं भाई साहब all over the world, दे आर नाउ क्रॉस कनेक्टेड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भाई साहब आपके मेंटेनेंस के प्रोडक्ट्स, गोल्ड के प्रोडक्ट्स, टी के प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल चीजें के प्रोडक्ट्स, फर्स्ट एड के प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, कार वगैरह सब कुछ जो है तो कॉटन, ये सारी चीजें आपके इंटरकनेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो पूरे नेशनल इकोनॉमी का भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया बिफोर ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली इंडिया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज ओपनिंग अप अ कंट्रीज मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू बी लॉन्च्ड, इंपोर्टेड एंड सोल्ड। ठीक है, एज वेल एज ओपनिंग अप द प्रोडक्शन यूनिट्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स भी खुल जाते हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड भाई साहब, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, इसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स मतलब अभी जैसे समझो कि इंडिया में कोई बड़ी कंपनी आ रही है इन्वेस्टमेंट करने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने, उनको दिख रहा है कि भाई साहब एक प्रोजेक्ट है, ये कोई इस प्रोजेक्ट में अगर हम पैसा लगाएंगे और अगर हम रिसोर्सेज को अपलिफ्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी इनको सपोर्ट करेंगे, तो वी विल मेक मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, ओके, सो आपका भाई साहब फॉरेन ट्रेड, फ्री ट्रेड हो गया, और एक हो गया भाई साहब रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड में आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्री ट्रेड में आपके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कुछ कुछ आपके रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड होते हैं, ठीक है, जिसमें टैरिफ लगता है, जिसमें टैक्स लगता है।
ठीक है, और कोई कोई पे नॉन टैरिफ है। जैसे अगर आपने सुना रहेगा कि कोई भाई साहब गोल्ड ला रहा था और कस्टम वालों ने उसे पकड़ लिया, इसका मतलब क्या है, वो स्मगलिंग कर रहा है। स्मगलिंग कर रहा है मतलब क्या कर रहा है भाई साहब, विदाउट पेइंग द टैरिफ इज ट्राइंग टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम एन आउटसाइड कंट्री इनटू इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, अगर आप बिना टैक्स भरे किसी चीज को अंदर लाना चाहते हैं किसी देश में, तो उसको हम बोलेंगे भाई साहब दैट इज नॉन एथिकल, ठीक है, वो आप उसके लिए अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजों पे आपका टैरिफ लगता है और कुछ चीजों पे टैरिफ नहीं लगता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है भाई साहब, और एक होता है भाई साहब कोटास, ठीक है। बिफोर 1991 इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। तो इंडिया और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब ट्रेड के लिए बाउंड्रीज बंद थी। हम अपना माल नहीं, ये हमारा एकदम अच्छा माल है, इसको हम भाई साहब दूसरे कंट्री में नहीं बेचेंगे, ठीक है, और दूसरे कंट्रीज का भी अच्छा माल हम भाई साहब इधर नहीं लाएंगे। तो ऐसा था, ठीक है। तो कंट्रीज वेर बेसिकली वेरी क्लोज इन देयर माइंडसेट, ठीक है, ऐसा था भाई साहब। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, import duty, import quotas. Let us suppose particular Indian toys sold for ₹50 in the Indian market, ठीक है, let's say, ठीक है, और similar kind of toys from China cost only ₹20। समझ में आ रहा है ये आपके भाई साहब, दिवाली में जो लाइटिंग होती है, ठीक है, तो सब चाइना की लाइटिंग्स तो हैं, ठीक है, आप जो चीजें यूज कर रहे हो ज्यादा कर ज्यादा चाइना के मेड है। तो अगर आप समझो इस चीज को कि भाई साहब इंडिया में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉय को बनाने में 50 रुपए जा रहे हैं, वही टॉय अगर हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे वी विल गेट इट एट ₹20, ठीक है। सो आर वी सेविंग ऑन मनी, ठीक है, यस वी आर। लेकिन द इंडियन गवर्नमेंट लेवीज इंपोर्ट ड्यूटी एज हाई एज 400% ऑन द चाइना टॉयज। अभी इस चीज को समझो कि चाइना की जो कंपनी है वो 20 रुपए में अपने माल को बेच रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा टैक्स लगाया है, मतलब ये 20 रुपए का माल कितने में बिकेगा, 400% भाई साहब टैक्स लग गया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब 80, और पहले तो था ही, मतलब ये 100 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया तो वही चीज जो चाइना आराम से यहाँ पे 20 रुपए में बेच पाती थी, उसके लिए अभी भाई साहब 100 रुपए लगाएगी। तो अभी क्या हो रहा है भाई साहब, अभी झक मार के इंडियंस के पास क्या ऑप्शन बचता है, वही 50 रुपए का टॉय खरीदना, ठीक है, जो आराम से वो 20 रुपए में पा सकते थे। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रही है, तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, ठीक है, ऑन चाइनीज टॉयज। सो द कॉस्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इज नाउ 20 + 80, दैट इज ₹100। द ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टिव इन इट्स नेचर एज इट रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट कोटास होते हैं भाई साहब, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, ठीक है। एन इंपोर्ट कोटा ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ टॉयज इज फिक्स्ड टू रेस्ट्रिक्ट चाइनीज गुड्स, ठीक है। तो आपको भाई साहब इंपोर्ट कोटा भी लगा दिया है, इससे ज्यादा भाई साहब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक तो 400 टक्के पे इंपोर्ट करेंगे और दूसरा इससे ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये पहले चलता था। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड के दो चीजें हैं, एक हो गया भाई साहब आपका कोटा और एक हो गया भाई साहब हायर अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। ट्रेड पे तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड के दो पार्ट है, एक तो भाई साहब आपका इंपोर्ट ड्यूटी विच वाज एज हाई एज 400% और प्लस कितने यूनिट्स 300 200 हम फिक्स कर देंगे भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं आएगा हमारे कंट्री में, ठीक है। तो कोटास थे ऐसे, तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई था और इंपोर्ट कोटास भी थे हर चीज पे, ठीक है, इंपोर्ट कोटास भी थे। इंपोर्ट ड्यूटी एंड कोटास आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो ये आपका क्या क्रिएट करता था, ट्रेड बैरियर, ठीक है। ओके, सो रीजंस फॉर ट्रेड बैरियर्स, मतलब हर कंट्री को यही शक था कि भाई साहब बाहर के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा यहाँ पे बिकेंगे कि हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिकेंगे ही नहीं, ठीक है, दैट वाज द बेसिक थिंग। सो ये आपका रीजंस फॉर ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। तो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं विद इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, टू डिसाइड हाउ मच ऑफ गुड्स शुड कम इनटू द कंट्री, कितना गुड्स आना चाहिए, ठीक है, टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स शुड कम इनटू द कंट्री, कितने कैसे टाइप के गुड्स भाई साहब कंट्री में आने चाहिए, ठीक है, टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। तो फ्री ट्रेड, ट्रेड विदाउट इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कोटास। स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इफ कंट्रीज अडॉप्ट फ्री ट्रेड, ठीक है। अभी फ्री ट्रेड में क्या होगा देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज इन द इंडियन मार्केट। तो वो चाइनीज टॉयज जो 20 रुपए में हमको अवेलेबल हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड टॉयज आर ₹50 ऑफ द सेम टाइप एंड ग्रेड, ठीक है। इस पे हमने भाई साहब 400% का ट्रेड दिखा रखा था और लेट्स से 300 का क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि हमने अगर फ्री ट्रेड इवॉल्व किया, टॉयज आर सोल्ड एट ₹50 इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। चाइना मैन्युफैक्चरर्स
learn of an opportunity to export toys to India where toys are sold at a high price. ठीक है, तो ये भाई साहब toys are sold at a high price. ठीक है, अभी देखो क्या होगा, तो चाइना वाले क्या बोलेंगे कि भाई साहब हम इन्हीं टॉयज को, ठीक है, मेड इन चाइना है भाई साहब 20 रुपीज, तो मेड इन इंडिया और ये आपका मेड इन चाइना है, लेट्स से, ठीक है, मेड इन चाइना वाला 20 रुपए में है और मेड इन इंडिया वाला भाई साहब आपका कितने में है, 50 में है. ठीक है, बायर्स इन इंडिया नाउ हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज. तो अभी भाई साहब आपके टेस्ट के हिसाब से आप इंडियन और चाइनीज टॉयज को परचेज कर सकते हैं. आपके पॉकेट साइज के हिसाब से आप इंडिया और चाइनीज टॉयज में किसी को भी चुनकर आप परचेज कर सकते हैं. इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एट लोअर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइन्स. ठीक है, एट लोअर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइन. इंडियन बायर्स प्रेफर चाइनीज टॉयसेस क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पैसा बच रहा है. ठीक है, ओके. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. अभी क्या होगा भाई साहब, जितने भी टॉय शॉप्स होंगे वो इंडियन टॉयज को छोड़कर अभी चाइनीज टॉयज बेचेंगे. ठीक है, क्योंकि यही लोग खरीद रहे हैं. ठीक है, तो विद इन अ ईयर 70 to 80% भाई साहब जो भी टॉय शॉप्स होंगे दे विल एक्चुअली स्टार्ट सेलिंग टॉयज मेड इन चाइना rather than टॉयज मेड इन इंडिया बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग इट. ठीक है, सो अभी आपका भाई साहब मेड इन चाइना वाला ज्यादा बिकेगा. फॉर चाइनीज टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. ठीक है, इंडियन टॉय मेकर्स फेस लॉसेस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस. तो ये भाई साहब ठप हो जाएगा इनका बिजनेस. ठीक है, ओके. इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एट लोअर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइन्स. ठीक है, तो इनको ज्यादा चॉइस मिल रहा है क्योंकि चाइनीज टॉयज हैं ये, एट ग्रेटर प्राइसेस एंड लोअर डिजाइन्स. टू स्टे इन कॉम्पिटिशन द इंडियन टॉय मेकर्स have to improve the quality of toys and keep competitive price. ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा इंडियंस को अगर सरवाइव करना है मार्केट में, so what do they need to do? भाई साहब क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब चाइनीज टॉयज के लेवल पे लाना पड़ेगा क्वालिटी को और प्राइस को ड्रॉप करना पड़ेगा. ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेल देयर टॉयज एट ₹50, दे हैव टू ड्रॉप इट टू ₹20 और नियर बाय. ठीक है, सो व्हाट विल दे डू? तो दिस इज व्हाट विल इंप्रूव. ठीक है, इंडियन कंज्यूमर्स बेनिफिट ड्यू टू फॉरेन ट्रेड. तो आपका कंज्यूमर जो है, ठीक है, वो बेनिफिट कर रहा है फॉरेन ट्रेड से. समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे ऐसा बोल सकते कि अरे भाई इंडियंस को, तो चेंज करो ना अपने आप को. अगर चाइनीज वालों ने कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने टॉयज को अफोर्डेबल 20 रुपीज में बेच रहे हैं इन स्पाइट ऑफ पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटीज, तो आप क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? इसका मतलब आपने जो टॉयज मैन्युफैक्चर किया है उसमें आपका कॉस्टलियर प्रोसेस है, तो आप प्रोसेस को चेंज करो. ठीक है, आप प्रोसेस को चेंज करो, आपके टॉयज भी बिकेंगे भाई साहब. क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाओ, प्राइस को ड्रॉप करो. ठीक है, तो इसका बेनिफिट किसको जाएगा? इसका बेनिफिट जाएगा कंज्यूमर्स को. सो कंज्यूमर्स बेनिफिट करेंगे, वरना कंज्यूमर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता था बट टू बाय ₹50 वाला टॉयज. सो हुज लाइफ इज इंप्रूविंग? कंज्यूमर का लाइफ एंड टू एंड इंप्रूव हो रहा है. ठीक है, कंज्यूमर का लाइफ एंड टू एंड इंप्रूव हो रहा है. प्रियंका वांट्स टू परचेज अ मोबाइल फोन. अगर भाई साहब इंडियन मार्केट्स का कोई मोबाइल फोन आप देखें तो हार्डली कोई मोबाइल फोन है. ठीक है, एक आया था आकाश बोल के मोबाइल, वो किधर लुप्त हो गया पता नहीं. इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आकाश बोल के, शायद 3 या 3.5 हज़ार रुपए का वो मोबाइल लॉन्च हुआ था. आई डोंट नो वेदर समबडी हैज इट और नॉट. ठीक है, मेरे किसी रिलेटिव ने उसको लिया था और मैंने देखा था उसको, बट आई हैव नॉट यूज्ड इट. ठीक है, सो इमेजिन अगर सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही एक मोबाइल फोन लॉन्च करता था. ठीक है, आज की तारीख में किसी मोबाइल फोन के शॉप में चले जाओगे भाई साहब 10 पीस आपको दिखा देगा, 50 फीचर्स बता देगा. ठीक है, तो ऐसे हैं. हियर बजट इज 10,000 to 20,000. लेट्स से शी वांट्स टू परचेज अ मोबाइल. शी स्टार्ट्स रिसर्चिंग बाय आस्किंग हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर सजेशंस एंड रिसर्चिंग ऑन द इंटरनेट. आफ्टर मच थॉट शी फाइनली जीरोज डाउन टू 4 ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन्स. ठीक है, जीरो डाउन मतलब चॉइस बना लिया है. Micromax from India, which is around 15,000. ठीक है, Motorola from USA, which is around 13,000. Zolo from India, which is around 17,000. Xiaomi from China, which is around 18,000. ये सारे options उसके पास हैं. ठीक है, Priyanka has clearly 4 options to choose from within the set budget because along with Indian mobile phone companies, there are also foreign mobile phone companies. तो Indian के साथ साथ भाई साहब foreign mobile phone companies भी हैं. ठीक है, therefore mobile phone producers from different countries like India, China and the USA are competing against each other in the Indian market. और इस competition का पॉजिटिव रिजल्ट किसको आएगा भाई साहब? जो आपके भाई साहब कंज्यूमर्स होंगे. ठीक है, सो आपके सारे कंज्यूमर्स हैं.
Even though there are thousands of miles away, this benefits the consumers like Priyanka. ठीक है? In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. तो एक goods जो है वो travel कर रहे हैं एक market से दूसरे market में. ठीक है? Foreign trade thus results in connecting the markets or integration of markets in different countries. तो markets भाई साहब connect होते हैं और integrate भी होते हैं, मतलब जुड़ते भी हैं एक से. ठीक है? ओके, तो फॉरेन ट्रेड हो गया भाई साहब. तो रेस्ट्रिक्शंस आपने देखे, टैरिफ और नॉन टैरिफ. ठीक है, नॉन टैरिफ में कोटाज होता है, टैरिफ में आपका भाई साहब होता है इंपोर्ट ड्यूटी. तो चाइनीज टॉयज में अप्रोक्सीमेटली हम 400% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे और क्या कर रहे थे भाई साहब, 300 यूनिट ज्यादा नहीं आ सकता. ये सारे भाई साहब आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं विच गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, ओके. आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात समझ लेते हैं अभी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called foreign investment. आज की तारीख में ये सोचिए आप कि आप यहां बैठे बैठे दुबई में प्रॉपर्टी ले सकते हैं विदाउट इवन विजिटिंग दुबई. ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है, आप भाई साहब फॉरेन कंट्री में लैंड खरीद सकते हैं. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. तो ये जो एमएनसीज हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स वगैरह खरीद रहे हैं और इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. पैसा आ रहा है भाई साहब, लैंड. ठीक है, हो सकता है आपके पास, आप एक बिजनेसमैन है, ऐसे सोचिए. ठीक है, लेट्स से यू आर अ मतलब मॉडरेट काइंड ऑफ अ बिजनेसमैन. आपने कोई लैंड देखा है जहां पे बहुत बड़ा धंधा हो सकता है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है. ठीक है, लेकिन कोई फॉरेन कंट्री के बंदे ने उसको देखा और उसने भाई साहब इन्वेस्ट किया और उसने बोला कि आप इसको संभालिए अभी. ठीक है, आप इसमें से जो भी प्रॉफिट निकालिए और मुझे रेंट भरते रहिए. क्या दोनों का फायदा हुआ? ठीक है, यू वर नॉट गेटिंग एन इन्वेस्टर, a foreign investor basically invested. Now you are working there, you have opened a company, you are earning your profits, and out of a profit you are paying a share to him as a rent. He is also earning money, you are also earning money. ठीक है, so investment made by multinational corporations to buy assets such as land, building, machines and other equipments, this is known as foreign investment. ठीक है, तो an MNC basically होता है आपका multinational company that owns or controls production in more than one nation. ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसा कंपनी जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ओन भी करता है मोर देन वन नेशन. जैसे आपके भाई साहब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे ले लो भाई साहब, आपका प्रोडक्शन, जैसे पेप्सी इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, कोलगेट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, तो इनके प्रोडक्शन हाउसेज इंडिया में भी हैं. ठीक है, नाइकी इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, एडिडास इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, ऑल दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज. ठीक है, तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज. टुडे प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली complex ways. A large multinational corporation designs its products in research center in the United States. तो आपका भाई साहब जैसे समझ लो जॉनसन एंड जॉनसन है भाई साहब, ये ने डिजाइन किया. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. ठीक है, ये भाई साहब कंपोनेंट्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? चाइना में, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब चीप लेबर लगता है. ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो चीप लेबर में ये हो जाएगा. ठीक है, सो जॉनसन्स मशीन टूल्स, these are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब असेंबली होती है. It is because, ठीक है, proximity to US and Europe market. ठीक है, because of close proximity to US and Europe market. Then the finished products are sold all over the world. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं असेंबलिंग हो गई. ठीक है, यहाँ पे चीजों को प्रोड्यूस किया गया कम में, ये भाई साहब यहाँ पे आया, इसकी असेंबलिंग हुई और भाई साहब बड़ी मात्रा में पूरे वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. So that is how the globalization works. Okay, समझ में आता? Okay, thank you so much for your time, people. Okay, so people, we saw how due to globalization, the entire world was connected and we were able to procure machines at a cheaper price. We were able to produce goods at a cheaper price and the entire world became an exchange medium. हर देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है. No country is actually self-sufficient. तो हर एक कंट्री में कुछ सरप्लस प्रोडक्शन होता है और कुछ भाई साहब डेफिसिट में रहता है. तो दूसरे कंट्री में वही चीज़ भाई साहब उल्टा हो सकता है. तो दूसरे कंट्री में जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका फायदा हम उठा दे सकते हैं और उसको. ठीक है, सो दैट इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड इन ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, सो द कंपोनेंट्स इन चाइना. तो आपने देखा भाई साहब कल हमने कैसे एक चाइना का केस स्टडी किया जहाँ पे चाइना ने इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके भाई साहब बेचा, यहाँ पे असेंबल हुआ और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, that was basically distributed in the entire world. Okay, in this example the MNC is producing the goods and services globally and also selling its finished products globally.
तो आपका जो एमएनसी है वो ग्लोबली इस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसके प्रोडक्शन हाउसेस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में है, एंड इट इज सेलिंग इट ग्लोबली एज वेल, ठीक है, एंड इट्स सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली एज वेल. Production across countries helps the MNC to keep its cost of production low and earn greater profit. ठीक है, तो भाई साहब यूरोप में भी इसने प्रोडक्शन चालू कर दिया, ठीक है, मैक्सिको में भी चालू कर दिया, यूएसए में भी चालू कर दिया, इंडिया में भी चालू कर दिया. तो अलग अलग जगहों पे इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका लो रह रहा है. कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे समझो अगर एक जॉब है, ठीक है, उस जॉब को कराने के लिए यूएस में एक बंदे को लेट से $2000 देना पड़ रहा है, ठीक है, $2000 देना पड़ रहा है पूरे महीने का, ठीक है. $2000 कितना होता है भाई साहब आपका? 2000 इंटू अगर आप 80 कर दें अभी, ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 1,60,000 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, है ना, रुपीज में. $2000 उनके पैसे के हिसाब से. वही काम भाई साहब अगर वो इंडिया में एक इंसान से करवाए तो आपका $800 में करवा पा रहा है, ठीक है. 800 इंटू 80 कर दीजिए भाई साहब, अच्छा खासा पैसा आ गया उसको, ठीक है. सो इसमें क्या हो रहा है? कंपनीज का पैसा बच रहा है, ठीक है. आपको मालूम है यूएस में जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना सारा बिजनेस इंडिया में आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है. तो बैंक्स में जो कस्टमर सर्विस होता है, जैसे समझ लो आपका कार्ड नहीं चल रहा है, या आपको कोई लोन चाहिए, या आपको अपने घर को मॉर्गेज में रखना है, ये सारे जो तमाम बैंक के सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज, जब यूएस का बैंक का कोई मतलब समझ लो क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने बैंक में कॉल कर रहा है, वो कॉल राउट होता है इंडिया में. इंडिया में कॉल सेंटर्स होते हैं और इंडिया के लोग उस सिचुएशन को, क्योंकि उनके पास में पूरा अकाउंट होता है, ठीक है, वो देख सकते हैं और वो बता सकते हैं क्या करना है आपको. सो दे विल बी गाइडिंग द प्रोसेस. यहाँ पे कंपनीज कैसा अपना पैसा बचा लेगी? जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब $2000 में एक यूएस के बंदे को इसको हायर करना पड़ेगा, खुशी खुशी $800 में एक इंडियन आपका राजी हो जाएगा, है ना, उसको काफी पैसे आ जाएंगे. सो दैट्स हाउ द कंपनी इज सेविंग ऑन द ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है. तो आज की तारीख में भाई साहब इंटरनेट में बात करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है. आप बैठे बैठाए भाई साहब व्हाट्सएप में और लाइव चैटिंग में आप बात कर ही सकते हैं. तो टेलीफोन लाइन्स आर देयर, ठीक है. आप इस सर्विस को यूज करते हुए भारी भरकम मात्रा में कस्टमर सर्विस के हिसाब से अपना पैसा बचा सकते हैं. सो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज हेल्प्स द मल्टीनेशनल कंपनीज टू कीप इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो एंड अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ, तो आपके किसी भी एमएनसी का अगर इन्वेस्टमेंट होता है किसी दूसरे कंट्री में तो क्या क्या चाहिए भाई साहब? पैसा होना चाहिए, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स होने चाहिए भाई साहब, आपके रॉ मटेरियल्स बड़ी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मतलब रोड, रेलवेज, नेटवर्क, ये सब आपका तमाम जो है तो दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है. पावर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोजनेस टू मार्केट, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है. तो आपके ये सारे अगर फेवरेबल होंगे तो ही एमएनसीज बेसिकली दूसरे कंट्री में अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगी. हैविंग अश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दीज कंडीशंस, एमएनसीज सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन. तो जब आपका रॉ मटेरियल्स मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, पैसा भी भाई साहब तो हम ही लगा रहे हैं, लेबर मिल जाएगा, पावर, बैंकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज और वाटर प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सुख सुविधाएं जब मिलेंगी तो एमएनसीज बेसिकली इन्वेस्ट करने लगेंगी. तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा यही कोशिश करता है कि अपने इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि अगर ऐसा गवर्नमेंट करता है तो एमएनसीज ज़्यादा से ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट करेंगी और एमएनसीज जितना ज़्यादा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी उतना ज़्यादा भाई साहब हमारा कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत होगा, ठीक है. ओके. फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इज राइजिंग रैपिडली. तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा रैपिडली राइज हो रहा है, ठीक है. टाइप्स ऑफ एमएनसी इन्वेस्टमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनी, बाय अप लोकल कंपनीज, प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स. अभी एमएनसीज कैसे हमारे इंडिया में आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं? जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनी. अभी जैसे समझो आयुष ने भाई साहब एक कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री खोली, ठीक है, इंडिया में. मतलब चल रहा है लेकिन ऐसा धड़ामधड़ चल भी नहीं रहा है, ठीक है. तो ठीक है, चल रहा है, ठीक है. तो इस कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में भाई साहब बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, आपका कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिस्टिलरी है, पूरा सेटअप है भाई साहब, लेकिन उतना भी ज़्यादा बाजार में चल नहीं रहा है. बाजार में पेप्सी और कोको कोला ये सभी चल रहा है, ठीक है. लोग वही पीते आए हैं तो दे डोंट वांट अ चेंज ऑफ टेस्ट, ठीक है. सो समहाउ ही इज सर्वाइविंग.
नाउ ऑल ऑफ अ सडन पेप्सी फील्स कि लेट्स अप्रोच आयुष, ठीक है, एंड टेल हिम दैट योर फैक्ट्री आउटलेट विल बी यूज्ड फॉर पेप्सी प्रोडक्शन, ठीक है। उनको मशीनरी मिल जाएगी, लेबर मिल जाएगा, प्रेमाइसेस मिल जाएगा, अच्छा खासा डील ये आयुष के साथ सेटअप कर लेंगे, क्योंकि उनको बना बनाया धंधा मिल रहा है, ठीक है। तो पेप्सी क्या कर रही है, आयुष को अप्रोच कर रही है कि भाई साहब देखो आपका उतना ज़्यादा तो चल नहीं रहा है, ठीक है, हमको भी दिख रहा है, तो वाई डिमोटिवेट करने के नहीं, आपको हम ज़्यादा पैसा कमा के देंगे, ठीक है। आप अपना ये जो पूरा प्रेमाइसेस है ये हमको दीजिए और इतना शेयर रखिए, हम इतना रेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, पेप्सी को क्या फ़ायदा हो गया, बना बनाया फैक्ट्री मिल गया, लेबर मिल गया, मशीनरी मिल गई, अब ये अपने इंग्रेडिएंट्स लेकर आएंगे, ठीक है। आयुष का क्या फ़ायदा हो गया कि मतलब उसका चल रहा था लेकिन स्ट्रगल्स था उसका खुद भी, ठीक है। तो उसको देख रहा है एक मोटा पैसा उसको हर महीने या हर साल मिल जा रहा है, ठीक है, बिना किसी मगजमारी के, ना लेबर की चिंता, ना भाई साहब रॉ मटेरियल की चिंता, ना कुछ, उसको मिल रहा है, ठीक है, पैसा मिल जा रहा है उसको, तो दोनों को भी फायदा हो गया। बाय अप लोकल कंपनीज, तो यहाँ पे पूरा लोकल कंपनीज को ये बाय अप ही कर लेती हैं। छोटे छोटे जो उद्योग दिखते हैं इनको, तो एमएनसीज देख रहे हैं कि अरे ये हमारे लाइन में है, ठीक है, हमारी तरह प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो लेट्स बाय देम अप, ठीक है, लेट्स बाय देम अप। तो ये बाय अप लोकल कंपनीज हैं। प्लेस ऑर्डर्स विद प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, अभी दूसरा क्या तरीका है कि जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ में ये ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ये भारी भरकम ऑर्डर दे देंगे इनको, हमको प्रोड्यूस करके दीजिए इतना, ठीक है। सो दैट इज हाउ द एमएनसीज इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जॉइंट प्रोडक्शन विद अ लोकल कंपनी, एट टाइम्स एमएनसीज सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। जैसे फोर्ड ने महिंद्रा के साथ लोकली टाई अप कर दिया और एक भाई साहब कोई गाड़ी निकाली, ठीक है, तो ये एक हो गया भाई साहब। Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world, ठीक है। सो इसका पैसा बहुत दूर दराज तक आपका फोर्ड रीच हो रहा है, so it is spread up across 26 countries all over the world. Ford Motors came to India in 1995 and spent 1700 crore to set up a large plant near Chennai. ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट था, 1700 करोड़ भाई साहब, चेन्नई में उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन सेंटर खोला 1700 करोड़ रुपए देकर, ठीक है। सो 1700 करोड़ प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई। ओके, नाउ इंडिया में 1995 में आया। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स, ठीक है। उस टाइम पे भाई साहब बाय द ईयर 2004 Ford Motors was selling 27,000 cars in the Indian market itself, India market में, while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil. सिर्फ यहाँ पे ही सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, ये सारे कार्स भाई साहब दूसरे देशों में भी बेचे जाने लगे, ठीक है। ओके, by the year 2004 Ford Motors was selling 27,000 cars in the Indian markets, while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil, ठीक है। तो India became a global distributor. The company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe, ठीक है। तो इन्होंने महिंद्रा के सेटअप से इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, across the globe. The benefit of the local company of such joint production is twofold. कैसे? लोकल कंपनी का क्या है भाई साहब, ठीक है। MNCs can provide money for additional investment like buying new machines for faster production. ये भाई साहब इसको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, and latest technology. MNCs might bring with them the latest technology for production. ये अपने साथ latest technology को लाते हैं, ठीक है। ओके, the joint venture between the Ford and Mahindra stands dissolved as of today. आज की तारीख में ये joint venture नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में महिंद्रा भी एक स्ट्रॉन्ग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चुकी है, ठीक है। इज डिसॉल्व्ड एज टुडे। ओके, बाय अप लोकल कंपनीज का बाय अप, ठीक है। बट द मोस्ट ए कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन। तो लोकल कंपनीज जो सेम चीजें ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको बाय अप कर लो, क्योंकि हमको भाई साहब वो प्रीमाइसेस मिल जाएंगे, वो लेबर मिल जाएगा, वो मशीनरी मिल जाएगी, ठीक है। तो बाय अप लोकल कंपनीज। MNCs with huge wealth can quite easily do so. जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोकल कंपनीज को इंडिया में इजीली बाय आउट कर सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल कारगिल वॉज एन यूएस एमएनसी, ठीक है, वॉज एन यूएस एमएनसी, ठीक है, और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जैसे एनिमल फीड एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर कमोडिटी, एनर्जी, फार्मर सर्विसेज, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फूड बेवरेज, ये सब चीजें थी। और इंडिया में एक परख एग्रो हुआ करता था, ठीक है, तो इंडिया में परख एग्रो भी ऑलमोस्ट वही सब चीजें, ठीक है, फूड आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहा था। इसने भाई साहब इसको पूरा पूरा बाय आउट कर लिया, ठीक है। सो कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी, हैज बॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनीज सच एज पारक फूड्स। पारक फूड्स को इसने परचेज कर लिया भाई साहब, बिगर शार्क है बेसिकली, ठीक है, ओके। इंडियन कंपनी पारक फूड्स को भाई साहब इसने, ठीक है, बाय आउट कर लिया, ओके। Parak Foods made a mark through its strong rural network with over 1500 distributors in states, ठीक है। तो आपका महाराष्ट्र स्टेट में भाई साहब, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में पारक फूड्स बेसिक। ऑल्सो पारक फूड्स एट 4 ऑयल रिफाइनरीज whose control has now shifted to कारगिल, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज भी थी यहाँ पे, पारादीप, कंडाला, ठीक है, पुणे, इन सब जगहों पे। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, ठीक है। एडिबल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है विद अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली, ठीक है। तो आपके भाई साहब ये जितने भी आपके ऑयल ब्रांड्स दिखते हैं, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कारगिल, ठीक है। तो कारगिल ने क्या किया भाई साहब, पारक फूड्स को टोटली बाय आउट कर लिया और इंडिया में ही वही बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, ओके। इनफैक्ट मेनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स। ये आज की तारीख में एमएनसीज इतने ज्यादा पावरफुल हो जा रहे हैं कि इनका जो टोटल बजट होता है वो बहुत सारे पावरफुल डेवलपिंग नेशंस के बजट से भी ज्यादा है, ठीक है, पूरे कंट्री के बजट से भी ज्यादा है, ठीक है। तो एमएनसी है और ये भाई साहब लोकल कंपनीज है विद सच एनॉर्मस वेल्थ। इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एमएनसीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब पावर में भी और इन्फ्लुएंस में भी ये एमएनसीज बहुत ज्यादा होंगे, ए मैसिव वेल्थ है, ठीक है, ओके। प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो एमएनसीज एक तीसरे तरीके से भी काम करते हैं जहां पे वो छोटे छोटे, तो यहाँ पे सारा प्रोडक्शन का झंझट ये संभाले, इससे अच्छा ये क्या करेंगे, एक छोटे मोटे फैक्ट्री या इंडस्ट्री को देखेंगे और उसमें अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अपना ऑर्डर जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो अपना ऑर्डर उनको प्लेस कर देंगे, ठीक है, ओके। सो गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो गारमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं ये, ठीक है। तो एमएनसी, जूते भाई साहब, ठीक है, तो ये सारी चीजों का स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सप्लाई टू एमएनसीज दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज में एमएनसीज हैं उनको ये स्मॉल कंपनीज सप्लाई करती हैं, ठीक है। ग्लोबल कस्टमर्स इनके बन जाते हैं, दे सेल टू बेसिकली ग्लोबल कस्टमर। तो एमएनसी, दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमिन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर देयर डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये एमएनसीज भाई साहब सारी चीजों को डिटरमिन करते हैं, दे हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमिन क्या, प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इन सब चीजों को भाई साहब डिटरमिन करती हैं, प्राइस डिटरमिन करती हैं भाई साहब, क्वालिटी, डिलीवरी, ठीक है, लेबर, ये सारी चीजें भाई साहब डिटरमिन होती हैं, ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट जो है तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आइडेंटिफाई करती हैं। इन जगहों पे लैंड थोड़े सस्ते रेट में अवेलेबल होता है, इन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जो है तो एडिक्वेट होती है, मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को एनकरेज करे। जैसे अगर आप देखोगे नवी मुंबई में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे मालूम है, कहा करते मी मराठी, मी मुंबई कर, बस यही, यू नो नथिंग अबाउट मुंबई और नथिंग अबाउट महाराष्ट्र, दैट्स अ सरप्राइज। आप अगर यहाँ पे वहाँ पे है एक जगह है वहाँ पे नवी मुंबई में, वो एक इंडस्ट्रियल जगह है। इंडस्ट्रियल जगह मतलब जितने भी बड़े बड़े आपके कंप्यूटर्स, मतलब आपके जितने भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोकेटेड है। तो वहाँ पे में बेसिकली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो एक पूरा पार्क ही है, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। सो दैट इज बेसिकली अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे उनको सस्ते में लैंड उपलब्ध कराती है, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और भाई साहब आप समझ लो नवी मुंबई में, पूरे नवी मुंबई में लाइट नहीं रहेगी लेकिन वहाँ पे रहेगी, ठीक है। वहाँ पे रेसिडेंशियल प्लॉट्स नहीं है, दीज आर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बेसिकली, ठीक है।
तो इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में लोग जो है वो इंडिया में क्यों आएंगे? भाई साहब आपने बाजू में भैंस का तबेला डाल के रखा रहेगा तो ही ना आएंगे वो, ठीक है। उनको भाई साहब एकदम क्लियर कट में एक बिजनेस जगह चाहिए, ठीक है, देन ओनली दे विल कम। सो इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India and to promote export, ठीक है। Industrial zones called special economic zones are being set up। तो ऐसे special economic zones को हम सेटअप कर रहे हैं। Special economic zones have world class facilities जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। तो आपके भाई साहब ये सारी चीजें हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये सब रहेगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड रिक्रिएशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। यहाँ पे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इन कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर अ इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। अगर आप भाई साहब कोई कंपनी सेटअप करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, आपको पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मतलब आप बहुत सारा पैसा बचा लेंगे और इसी पैसे को इन्वेस्ट करते 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 और आप बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। गवर्नमेंट हैज आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेबर लॉज में काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, टू अट्रैक्ट फॉरेन। द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट्स। तो अब देखो मैंने जिस एमएनसीज में काम किया है और एमएनसीज में काम, हम भले ही इंडियन कंपनी है लेकिन हम एमएनसी के लिए काम कर रहे हैं, तो एमएनसी वाले जो है दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आपके लेबर को सही टाइम पे पैसा मिल रहा है कि नहीं। आप भाई साहब 8 घंटे का नाम करके कहीं 12 घंटे तो उससे नहीं काम करा रहे, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लेबर लॉज है उनमें भी गवर्नमेंट ट्विस्ट एंड ट्विक करती है, ठीक है। हमारे लेबर लॉज को इंटरनेशनल लेबर लॉज के साथ पैरेलल चलाती है, ठीक है, ओके। So the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' right। किसी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले लेबर लॉज चेंज हुए हैं? Anybody knows about it? तुम्हारा भाई साहब नॉलेज का दायरा कहाँ तक है? बुक तक है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। थोड़ा अपने मतलब आसपास, क्योंकि इन चीज़ों से आप जुड़ोगे। एक बार आप एजुकेशन जिस भी स्ट्रीम में करो, once you launch yourself in the market, these are the things that you are going to constantly face, ठीक है। नॉलेज तो आपके नॉलेज की जगह पे ही रहेगा, उसको आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप जिस भी स्ट्रीम में जाओगे आप नॉलेज को अपग्रेड करते रहोगे, लेकिन ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर समझ लीजिए कल वीज़ा लग जाता है और पासपोर्ट लग जाता है, कोई जॉब मिल रहा है अमेरिका में, wouldn't you be interested to know where you are going, where you will stay, what is the culture of people, how is the society out there, what are the restrictions imposed there, ये सब आप जानने की कोशिश करोगे ना भाई साहब। एक दूसरे देश में आप जाकर काम के लिए जा रहे हो, भले ही 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, या वहाँ पे परमानेंट रह जाएं, लेकिन उससे पहले आप जानोगे ना इन चीज़ों को। तो वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड टू नो व्हाट सोशल सेटअप डू यू बिलोंग टू। कुछ दिनों पहले एक लेबर लॉज में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कि उसमें जैसे पहले क्या होता था कि आपकी 9 घंटे की मैक्सिमम ड्यूटी होती है, ठीक है। अगर 9 घंटे से ज़्यादा आप किसी एम्प्लॉय को काम करवाना चाहते हैं तो आपको उसको स्पेशल इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, जो उसके सैलरी के पैकेज का सर्टेन परसेंटेज होता है, ठीक है। और ये 9 घंटे का काम वो 6 दिन करेगा हफ्ते में, ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़। अभी लेबर लॉज क्या बोलता है कि आप 11 घंटे भी काम करवा सकते हैं, लेकिन 4 दिन करवाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यू आर गिविंग दैट पर्सन अ 3 day ऑफ, ऐसा करवा सकते हैं। तो अगर किसी अगर किसी कंपनी ने बोला कि भाई हमारे पास 11 घंटे काम करने का शेड्यूल है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये क्या हो 9 घंटे से 11 क्यों कर दिया, क्योंकि अभी लेबर लॉज में चेंज आ गया है। कल को जब आप अपने आप को लॉन्च करेंगे, 11 घंटे अगर किसी कंपनी ने आपको ऑफर दिया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते है, ठीक है। ये लेबर लॉज में आ चुका है कि अगर किसी कंपनी को चाहिए तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को 11 घंटे काम करवा सकता है, लेकिन अंडर द कंडीशन दैट दैट पर्सन विल गेट अ 3 day ऑफ इन अ वीक, ठीक है, 4 days वर्किंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो प्लीज़ बी एक्वेंटेड विद दीज थिंग्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन योर लाइफ लेटर।
The companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' rights. ठीक है, तो MNC के लिए अगर आप काम कर रहे होंगे तो MNC के स्टैंडर्ड से आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है. In the recent years, the government has allowed companies to ignore many of these. ठीक है, तो काफी सारी चीजों को government is allowed to ignore many of these. Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers flexibility for short periods. Then there is intense pressure of work. ठीक है, जो ज़्यादा प्रेशर जब होगा तो शॉर्ट पीरियड के लिए वैसा लोगों को हायर करो, फिर वैसा फायर करो. ठीक है, तो ऐसा चल रहा है. दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी. देखो कभी कभी पीक सीजन्स में जब आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यू विल रिक्वायर मोर लेबर. सो बट विल यू बी एबल टू सपोर्ट दैट एंटायर लेबर फॉर योर एंटायर ईयर. तो आपको समझ लो 3 महीने का पूरे साल में बहुत ज़्यादा काम आता है. तो इन 3 महीनों के दौरान आपको हाई अमाउंट ऑफ लेबर हायर करना पड़ता है, लेकिन उस लेबर को आप पूरे 8 महीने नहीं खींच सकते या 9 महीने नहीं खींच सकते. ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट फ्रंट. ठीक है, however still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. ठीक है, फॉरेन कंपनीज और भी ज़्यादा डिमांड कर रही हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, मैं एक MNC में जब मेरा जॉब लगा तो मैंने यहाँ पे कामोडे का एड्रेस दिया था और मुझे मलाड तक जाना था. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर सब कुछ दे दिया. फिर जैसे ही एड्रेस पे आया तो वो बोले कि नहीं, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, आप बहुत दूर रहते हैं. तो मैंने बोला डिस्टेंस तो मेरा मामला है. ठीक है, मेरे को कैसे आना है, मैं ओला में आऊँ, खुद बाइक चला कर आऊँ, पैदल आऊँ, ये मेरा मामला है, या मैं आपको अपने आप को रिलोकेट कर लूँ. सो वाई आर यू वरीड अबाउट इट. ठीक है, यू जस्ट बी कंसर्न. हाँ, अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो आप कंसर्न हो सकते हैं. तो उन्होंने बोला देखिए हम MNCs हैं और MNC ये बोलता है कि आप उसी इंसान को हायर कीजिए जिसका घर उसके आपके ऑफिस के 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में है. इससे ज़्यादा के दायरे में अगर है तो उस इंसान पे प्रेशर पड़ेगा ट्रैवलिंग का और वो अपना 100% वर्क में नहीं दे पाएगा. ऐसा इनका, ठीक है, ऐसा इनका मानना है. तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप कोई और एड्रेस दिखाइए. ठीक है, तब जाकर आप हायर होइए. तो मैंने वाशी का एड्रेस दिखाया, मेरे दोस्त का एड्रेस दिखाया, तब जाकर मैं हायर हो पाया. ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे ही रह रहा था. तो इसीलिए मेरे को जो फैसिलिटी मिलती थी, मतलब पिकअप या ड्रॉप की, वो वाशी तक ही मिलती थी. उसके बाद मुझे आना पड़ता था क्योंकि ऑन रिकॉर्ड्स मेरा वाशी तक का था. ठीक है, सो ये ऐसा होता है. MNCs आर लाइक दिस. ठीक है, सो दे आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस. दे आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी. Okay, so liberalization, transport technology and information and communication technology. Liberalization, removing barriers on the restrictions set by the government is known as liberalization. तो गवर्नमेंट ने जो भी बैरियर्स लगा के रखे हैं धंधों पर, उसको हटाना, इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद आपका होता है भाई साहब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो गई है. आज आप भाई साहब यहाँ पे मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि आप एक US में लोकेटेड बैंक के क्लाइंट्स या कस्टमर्स को आप इंडिया में बैठकर सर्व कर रहे हैं. ठीक है, हाउ इज दिस बिकॉज हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी. रोड्स, रेलवे सब आपके इंप्रूव हुए हैं. दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस possible at lower cost. ठीक है, containers for transportation of goods that are placed in containers that can be loaded intact onto trucks, ships, railways and planes. ठीक है, तो आपके भाई साहब गुड्स को हम आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, शिप्स में भाई साहब लोडिंग करा के इसको भेज सकते हैं, रेलवेज यूज कर सकते हैं और प्लेन्स भी यूज कर सकते हैं. अगर आपने देखा रहेगा सिर्फ इन सब चीज़ों में ट्रांसपोर्ट यूज नहीं हो रहा है, कभी कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है बहुत इफेक्टिवली. जैसे अभी कुछ दिनों पहले कुछ मजदूर जो है तो टनल के बीच में फंस गए हैं. इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट देम वी आर गेटिंग मशीन्स फ्रॉम अमेरिका से मशीन, ड्रिलिंग मशीन, स्पेशल ड्रिलिंग मशीन्स आ गए हैं. ठीक है, सो आप सोचिए कितना फास्ट हो गया है. ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट रेस्क्यू, इट्स ऑल्सो अबाउट बाय सब डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, तो कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल स्पीयर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, so containers have led to huge reduction in port handling costs and increase the speed which exports can reach markets. ठीक है, similarly the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volumes of goods being transported by airlines. तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन.
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट एज वेल एज कम्युनिकेशन हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। तो भाई साहब रैपिडली चेंज हो रहा है। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, हर फील्ड ऑफ एक्टिविटी में भाई साहब कंप्यूटर्स आ चुके हैं, ठीक है। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। नेग्लिजिबल कॉस्ट में भाई साहब ये हमको दे रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर IT इन शॉर्ट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, अक्रॉस कंट्रीज भाई साहब। A news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi। तो सोचिए लंदन में जो न्यूज मैगजीन है उसका डिजाइन पब्लिशिंग दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। दैट इज हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज। द टेक्स्ट फॉर मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू दिल्ली ऑफिस। दिल्ली ऑफिस में आ गया भाई साहब ये। द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ठीक है, ओके। द डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर। After printing, the magazines are sent by air to London, ठीक है। Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through the internet। भाई साहब फटाफट भाई साहब पेमेंट भी हो गया, ठीक है। So why is this London company not doing so? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल का प्राइस ज़्यादा, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा। तो वो लंदन इज बेसिकली वन ऑफ द एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी है, ठीक है। लेबर का प्राइस ज़्यादा भाई साहब, आपके सारी चीज़ों का प्राइस वहाँ पे ज़्यादा है। वही चीज़ हम इंडिया में राउट कर देंगे तो हमको सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। एयर फ्राइट का कॉस्ट भी हमको सस्ता पड़ेगा, ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो आपके भाई साहब क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए। कंज्यूमर्स बेनिफिट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग चीपर प्रोडक्ट्स, मोर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एट अ फास्टर रेट। MNCs हैं भाई साहब, लोकल कंपनीज हैं, ये सब आपके पॉजिटिव है। MNCs आ रहे हैं, लोकल कंपनीज को या तो MNCs बहुत हाई पैसा देकर खरीद रहे हैं, या तो MNCs से वो टाई अप कर रहे हैं, या तो MNCs को वो डायरेक्टली जो है तो फिनिश प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, लोकल कंपनीज। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है भाई साहब, स्मॉल कंपनीज एंड वर्कर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव भाई साहब, कंज्यूमर्स वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज आर बेनिफिटेड, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं आपके अर्बन एरियाज में, वेल ऑफ सेक्शंस मतलब जो हायर मिडिल क्लास है, इनका अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। देयर इज ग्रेटर चॉइस फॉर दीज कंज्यूमर्स who now enjoy improved quality and low prices for several products, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हो जाता है। MNCs इंडियन एंड फॉरेन, इंडियन भाई साहब आपका सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी enabled some large Indian companies to emerge as MNCs, ठीक है। तो बहुत सारे भाई साहब आपके large Indian companies have emerged as MNCs। Okay, thank you so much for your valuable time, people।